हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हाई स्कोरिंग सीरीज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की ईपीएफ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर 2020 एग्जाम, और ये हमारा लेक्चर 1। तो आई होप आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आई नो अभी हमारा जो टाइम रहा है पुराना, थोड़ा 1-2 महीने का पीछे, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहा है हम सभी के लिए, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन्स की वजह से, ठीक है। और काफ़ी डिस्टर्ब हम लोग सभी किसी न किसी तरीके से रहे हैं। बट अब इस चीज़ को आगे लेकर नहीं चला जा सकता, ठीक है। हमें वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज और हमें आगे बढ़ना है, और ये सिचुएशन भी धीरे धीरे चली जाएगी। आई नो बहुत लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है हमारे देश में, माइग्रेंट्स को और इन सबको। तो हमसे जितनी हेल्प हो सकती है हम सभी को करनी चाहिए। तो बैक टू द टॉपिक, हमें तैयारी रोकनी नहीं है, अब हमें तैयारी को थोड़ा स्पीड देनी है, एक्सेलरेशन देना है, ठीक है। तो हिस्ट्री से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। बीच में मैंने भी वीडियोस, अपनी पीडीएफ वीडियोस ही आप लोगों के लिए दी थी कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अपने नोट से पढ़ो, थोड़ा अपने आप पढ़ो, थोड़ा लेवल को बढ़ाओ। अब हमारा हिस्ट्री बचा था, हिस्ट्री मुझे पूरी कवर करनी है, ठीक है। सिलेबस के बाद क्वेश्चंस कवर करने हैं, एंड बिलीव मी, हिस्ट्री जो कंटेंट मैं ला रहा हूं उस कंटेंट में से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एकदम एग्जाम फोकस्ड, ईपीएफओ फोकस्ड ही टॉपिक्स में लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा रीजन भी, ठीक है। तो हिस्ट्री में से आप एक्सपेक्ट करो 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमें आने ही आने। तो ये एक तरीके से आप देखो अराउंड 10% है। सो हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और हिस्ट्री में क्या है कि स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो हो चुका है, तो हिस्ट्री तो हमें करनी ही है। इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है? सबसे पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जो कि सिलेबस में टॉपिक भी दिया हुआ है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जो कुछ भी हमें मिलता है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या एंगल्स देखने, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 12-13 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आप लगा लो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आपको आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो भी हमारे सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, मेनली ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं कोशिश करूँगा सारे कवर कर दूँ जिससे कि आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन आवर हिस्ट्री, ओके, बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, तो काफ़ी कॉमन हो गया। एक कामागाता मारू इंसिडेंट था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ोगे कहानी की तरह, तो हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं। दांडी मार्च हो गया हमारा, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई, फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, कौन कौन लीडर्स थे, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स भी बहुत सारे हुए थे, उनका इकोनॉमिक एंगल था, तो वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, ठीक है, रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, काफ़ी सारे लिटरेरी चीज़ों में योगदान दिया, न्यूज़पेपर से। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही हमारा पूरा कवर कर देंगे, और इन्हें हम इसमें विदाउट एनी नॉनसेंस हम डिस्कस करेंगे, और आपको पीडीएफ भी आगे जाकर मिलेगी। बट पीडीएफ से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इसे बताया जा रहा है उसे समझें, उस चीज़ को, राइट। और इसे आप अपने मोबाइल में चला के, वीडियो को किसी भी तरीके से चला के आप सुन भी लोगे, तो भी आपको 1-2 बार सुनने के बाद कवर हो जाएगा, ठीक है। बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो, बेस्ट बुक स्पेक्ट्रम हिस्ट्री बाय राजीव अहिर, ठीक है। ये यूपीएससी की आपकी सिविल सर्विसेज की बुक है, ये भी यूपीएससी कंडक्ट कर रहा था। इसे आप पढ़ोगे तो आई एम डैम श्योर आपके 90% क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। बट बल्कि बुक है, ठीक है, 700-800 पेजेस की बुक है, तो इसमें से भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप कहोगे
आप कमेंट्स में मुझे बताना, तो मैं, अगर आपके पास बुक है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स में से पढ़ने। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है या फिर उतनी डिटेल में नहीं गए हो और 15 दिन एग्जाम को बचे हैं, तो आप कैसे करोगे? तो आप ल्यूसेंट ले लो और ये मेरी वीडियो सीरीज देख लो। पहले आप वीडियो सीरीज देखो, फिर जो बचे, अगर आपको मन करे आप ल्यूसेंट वगैरह पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट बेस्ट इज आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग के लिए राजीव है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इट ऑल स्टार्ट्स विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे उसका बेस है, वहीं से इसकी बेसिकली स्टार्टिंग है। उससे पहले कौन राज करते थे देखा जाए तो, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड करी थी, यूरोप से आई थी, तब मुगल्स का राज था, राइट। तो वो आई थी अर्ली 60s में, बेसिकली 1602 1603। उससे पहले ही कुछ यूरोपियंस आ गए थे हमारे देश में, जो कि थे पोर्चुगीज। वास्को डी गामा अगर आप याद करो तो, जो कि 1490s में लैंड किए थे, ठीक है। तो पोर्चुगीज आए थे जिन्होंने गोवा और आपका एक तरीके से केरला के जो कोस्टल एरिया से मालाबार कोस्ट, वहां पे अपना बेस बनाया था, ठीक है। कोचीन वगैरह में भी उनका काफी बेस है। फिर डच भी आए थे, ओके। तो कई सारी यूरोपियन पावर्स यहाँ पे हमारे देश में आई थी वेल्थ की तलाश में, एज ट्रेडर्स आए थे। वो ट्रेडर्स आए थे, यहाँ पे लूटपाट मचाने नहीं आए थे, ट्रेडर्स आए थे, ठीक है। तो इन 1612 सर थॉमस रो, पहला इंपॉर्टेंट नाम, विजिटेड मुगल एम्परर जहांगीर। तब मुगल एम्परर जहांगीर का राज हुआ करता था 1612 में, फॉर अ कॉमर्शियल ट्रीटी दैट वुड गिव कंपनी एक्सक्लूसिव राइट्स टू रिसाइड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत एंड अदर एरियाज, ठीक है। तो बेसिकली वो ट्रेड के लिए आए थे कि यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, स्पाइसेस का ट्रेड और भी जो चीजें थी यहाँ पे हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इस उससे आए थे। और वो जहांगीर के कोर्ट में गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, तो इस तरीके से आए थे कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। सर थॉमस रो, ठीक है, जब आए थे तब जहांगीर का राज था। तो उसके बाद अब जहाँ उन्होंने परमिशन दे दी और उन्होंने सूरत में, बॉम्बे में, कुछ गुजरात वगैरह इन एरियाज में अपने फैक्ट्रीज वगैरह धीरे धीरे बनानी शुरू करी, अपना ट्रेडिंग का काम शुरू करना। तो थोड़ा थोड़ा होल्ड बनाना उन्होंने डोमेस्टिक एरियाज पे शुरू करा, बट एसेंशियली अभी तक वो ट्रेडर्स हैं। सो इंग्लिश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ट्रेडर्स, एस्टैब्लिश रिलेशंस विद मुगल्स। उनका स्टार्टिंग से ये रहा कि मुगल स्किल से उन्होंने रिलेशनशिप बनाए, उनके लिए गिफ्ट्स लाए, वहाँ से ब्रिटेन से अच्छी अच्छी चीज़ें लाए, उन्हें खुश करा, ठीक है। और धीरे धीरे उनको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन्होंने एक्सपेंड करा। दे वर इन कॉम्पिटिशन विद पोर्चुगीज, डच एंड फ्रेंच। तो स्टार्टिंग में पोर्चुगीज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कुछ टाइम बाद फ्रेंच, जो फ्रांस आए थे, ठीक है। उसके बाद अब जो ईस्टर्न, जो यूरोपियन पावर थी, उनसे भी उनके कुछ वॉर्स वगैरह, ऑब्वियसली वो कंपटीशन है तो वॉर्स होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो उनका चला था वो चला था फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी, फ्रेंच जो आर्मी थी वहाँ पे, ठीक है। तो सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। अब 1600 से मिडल ऑफ 18th सेंचुरी 1700 साल के करीब निकल चुका है, 100-150 साल, राइट। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए। कार्नेटिक वॉर्स आपको याद रखना है। कार्नेटिक जो रीजन था वो बेसिकली थोड़ा कर्नाटका, थोड़ा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा इस टाइप का जहाँ पे रीजन था, जिसमें आप कह सकते हो कि वहाँ पे उनके ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जंगें ये हुई थी मेनली, ठीक है। तो कार्नेटिक वॉर्स, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस, और 1746 से 1763 में 3 वॉर्स ये लड़ गए। लार्जली मिलिट्री स्ट्रगल, ठीक है। ब्रिटिश ने ये जीत लिए थे अपनी स्ट्रेटेजिक पावर से। अब उनके पास क्या था, ब्रिटिशर्स के पास एक तो यूनिटी थोड़ी ज़्यादा थी, एक उनके अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा था ब्रिटिशर्स में, इसलिए वो थोड़ा सा यूनाइट होते थे, थोड़ा पावरफुल अपने आप ही होते हैं जिनमें नेशनलिज्म होता है, ठीक है। लड़ने के लिए एक कॉज होता है, इकोनॉमिक कॉज से ज़्यादा भी आपके पास नेशनलिस्टिक कॉज है, और उनकी फायर आर्म्स और ये सब जो थोड़ी एम्यूनिशन था वो भी सुपीरियर था। The French company was lost and primarily confined to पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में आप आज भी घूमने जाओगे तो आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर मिलेगा, वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंच, यनम, माहे, ये जो 2-3 जगह उस एरिया में ही
फ्रेंच को उन्होंने कन्फाइन कर दिया, ठीक है, वो फ्रेंच को दे दिया और बाकी पूरे इंडिया पे गोवा को छोड़ दिया जाए, गोवा और एडजॉइनिंग एरियाज थे वो पोर्चुगीज के पास थे, ठीक है। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस इवेंचुअली लेड टू कंट्रोल बाय ब्रिटिश कंपनी ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया, और हमारा ब्रिटिश राज बना, ये तो बाद में बना, ओके, बट स्टार्टिंग में तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो सिर्फ कार्नेटिक वॉर्स नहीं हुए, एंग्लो मैसूर वॉर्स भी हुए, ये भी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में ही एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर्स हुए। तो इसमें क्या था कि एक इंडियन किंग या एक इंडियन किंगडम दोनों ने अपनी साइड मिला लिए थे और लड़ रहे थे। किंगडम जो थे, जो इंडियन किंगडम से या किंग से, उनका अपना एक लालच था, उनका लालच था किंगडम का, क्योंकि ब्रिटिश ने उन्हें, जो ब्रिटिश की तरफ से थे आपके निज़ाम और हैदराबाद, उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको ये मैसूर वाला जो एरिया है हम आपको दे देंगे अगर जीतेंगे तो। और फ्रांस के साथ था हमारा किंगडम ऑफ मैसूर, अगर आपको याद हो सीरियल भी आता था टीपू सुल्तान, हैदर अली, तो ये हमारा किंगडम ऑफ मैसूर था, हैदर अली फिर बाद में टीपू सुल्तान। तो 4 वॉर्स ये हमारे हुए, ठीक है। पहले कार्नेटिक वॉर्स निपटे, उसके बाद यहाँ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुए 1767, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फिर आपकी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1884। स्टार्टिंग में कौन जीता था? स्टार्टिंग में हमारे जीते थे किंगडम ऑफ मैसूर एंड फ्रेंच, ये साइड जीती थी, बट ब्रिटिशर्स उन पर अटैक करते गए तो फिर दोबारा करे, फिर थर्ड मैसूर वॉर, फोर्थ मैसूर वॉर लास्ट था जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और किंगडम ऑफ मैसूर भी एक तरीके से निज़ाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में आ गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वहाँ पे जीत गया। तो ये कुछ और वॉर्स हुए। तो ये वॉर्स आपको बेसिकली याद रखने हैं, एक तो मोटा मोटे इनके ईयर्स से याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप मोटा मोटा भी याद रख लोगे, ऑप्शन में से देख के आप बता दोगे। पहले कार्नेटिक हुए, फिर एंग्लो मैसूर, ठीक है। सम अदर वॉर्स, अब ये मैंने आपको दे दिए, बता दिए, ये सिर्फ इसलिए कि ब्रिटिशर्स ने किन किन लोगों के साथ एक तरीके से वॉर्स किए स्टार्टिंग में, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर, ये भी आपको पता होगा, सीरियल्स वगैरह आते हैं। तो मराठास भी बहुत नेशनलिस्टिक लोग थे, ठीक है। तो मराठास को भी बिल्कुल ये गवारा नहीं था कि कोई और उनके जगह पर राज करे, तो मराठास ने भी वॉर करे, वो भी एक वॉरियर ट्राइब थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 में बिटवीन मराठा एम्पायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड एंग्लो मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा, जिसे हम पिंडारी वॉर भी कहते हैं। तो ये 1818 तक ये चले। तो थोड़ा ये आप देखो, एंग्लो मैसूर के बाद तक ये चले। उसके बाद हमारे आए सिख, एंग्लो सिख वॉर, जो महाराजा रंजीत सिंह वगैरह थे, ठीक है। उन्होंने भी अपना किंगडम देने से, एनेक्स होने से बचाने के लिए मना कर दिया था स्टार्टिंग में, तो तब भी ये वॉर हुए, उसमें सिख हारे थे इवेंचुअली और ब्रिटिशर्स जीते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीतते गए, तो इसीलिए उन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी वो एक्सपेंड करते रहे। तो असली अभी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो भी ब्रिटिशर्स को काफ़ी एक रेजिस्टेंस मिली कुछ किंगडम से और उन्होंने उन्हें हराया, तब जाके उन्होंने एक्सपेंड करा। बट उसके बाद एक बिग ब्रेक आया, ठीक है। अब ये हम ये जो बिग ब्रेक की हम बात कर रहे हैं, ये हम इन वॉर्स से अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जब सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे, मेनली ट्रेड कर रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा कुछ पावर नहीं थी, तब क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस किस के बीच हुआ, कब हुआ, क्या रीजन दे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड हिज फ्रेंच एलाइज। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंच एलाइज है, तो फ्रेंच ने बहुत रेजिस्टेंस उन्हें दिया था। 1757 ईयर जरूर याद रखना। ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ सर रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जीत गए थे। द बैटल हेल्प्ड कंपनी सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल, क्योंकि तब क्या था कि असली जो मेन जो चीज़ थी, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, बंगाल ही था। पहले बंगाल पे ही उन्होंने कब्जा किया था, ठीक है। तो उसमें क्या, अभी सिराजुद्दौला हारा क्यों? क्योंकि इनके घर पे, जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसे ही एक भेदी इनके उसमें था, जिसकी वजह से ये लोग हारे थे। ओके,
लेटर द कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट्स ऑफ दीवानी। जब ये बैटल जीत गए ब्रिटिशर्स तो इन्हें दीवानी के राइट्स मिल गए बंगाल में, ठीक है, बिहार में 1765 में। तो ये अपना रेवेन्यू तो इनकी पावर्स और बढ़ी। बट एक बैटल और हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। तो अब तक जो था कि 150 साल से ज़्यादा बीत चुके, मुगल एम्पायर भी वीक होता जा रहा था और उन्हें भी खतरा होता जा रहा था। तो मुगल एम्पायर भी इनके अगेंस्ट आ गया था, ठीक है। इट वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाई हेक्टर मुनरो एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल रूलर्स। तो बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव थे और बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर विक्ट्रीज लेड टू द स्ट्रॉन्ग फोल्ड ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इसके बाद इन्हें असली जो मिला था, बंगाल पे कब्जा हो गया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं प्रोविंस था। In 1773, company established its capital in Calcutta and appointed first Governor General Warren Hastings। इनके बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। जो इतने भी गवर्नर जनरल और वाइस रॉय हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हो। पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि वो बंगाल के होते थे, वो थे वॉरेन हॉस्टिंग्स। Pitt's India Act of 1784 gave the British government effective control of a private company for the first time. This was done to pave way for an elite सिविल सर्विस करियर, जिससे कि थोड़ा करप्शन वगैरह कम हो। कंपनी रूल अंटिल 1858। तो एक तरीके से 1600 के स्टार्टिंग से लेकर 250 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करा, ठीक है। बट 1857 में आपको पता होगा एक वाटरशेड इवेंट हुआ था। 1857 में रिबेलियन हो गया था, जिसे हम कह सकते हैं इंडिया का पहला वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। तब इंडिया के लोगों में, ऐसा नहीं कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बट बहुत से एरियाज के लोगों में एक नेशनलिस्टिक भावना जागी थी और एक उन्हें ये चीज़ का एहसास हुआ था कि वो गुलामी में है, उन पे कोई बाहर की पावर अभी राज कर रही है, ठीक है। तो तब वो बहुत सारे उसके कारण थे, बहुत सारे डिसकंटेंट होता है। ऑब्वियसली रिबेलियन जब होती है तो वो एकदम से ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके पीछे सालों के बहुत सारे कारण होते हैं, वो भी हम देखेंगे भी क्या होते हैं, ठीक है। विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट assumed द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया इन द न्यू ब्रिटिश राज। तो 1857 में इवेंचुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल तो वापस ले लिया, मतलब जीत तो गए वो, उन्होंने सक्सेसफुल नहीं होने दिया वर्ड, लेकिन उनका बहुत नुकसान भी हुआ था ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ का एक नोट लिया था, कॉग्निजेंस लिया था, ठीक है। इसलिए 1857 के बाद उन्होंने देखा कि कंपनी सही से मैनेज नहीं कर पा रही है, तो ब्रिटिश ने, जो गवर्नमेंट थी वहाँ ब्रिटेन में, उन्होंने कंपनी का यहाँ से हटा दिया और खुद अपने कंट्रोल में सब कुछ ले लिया इंडिया का हिसाब किताब, ठीक है। सो 1857 इज द वाटरशेड इवेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्यों, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से असली चीज शुरू होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही सही, आपको इन्हीं वीडियोस के थ्रू ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एग्जाम भी बहुत दूर नहीं है और आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी। ओके, सो कीप स्टडिंग गाइस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर among yourselves. All the very best.